हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है एक ऐसा तलाक। 3 दिनों की लंबी छुट्टियां कृति को 3 जन्मों के समान लग रही थी। पहला दिन घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने और घर के जरूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन आज सुबह से ही कृति को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वह कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही वह बहुत बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 ही बजे थे। सुमिता का नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोछा और कपड़े धोने वाली बाइयां भी अपना अपना काम करके जा चुकी थी। यानी अब दिन भर ना किसी का आना जाना होना था। टीवी से भी बोर होकर कृति ने टीवी बंद कर दिया और फ़ोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फ़ोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदी का स्वर सुनाई दिया। हेलो आनंदी, मैं कृति बोल रही हूँ। कैसी है, क्या चल रहा है? कृति ने बड़े उत्साह से कहा। ओह, आनंदी का स्वर जैसे रिक्त हो गया कृति की आवाज़ सुनकर। ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ, खाना नाश्ता और बच्चे, और क्या, तू बता? कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ तो सोचा तुझसे बात कर लूँ। चल ना, दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं, कृति ने उत्साह से बोला। नहीं यार, आज रिंकू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जा पाऊंगी। चल अच्छा, फ़ोन रखती हूँ, मैं घर के ढेर सारे काम हैं। पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूँ, पति और बच्चों के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं, कहकर आनंदी ने फ़ोन रख दिया। कृति से उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट होने से पहले कृति ने आनंदी की वह बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी जो शायद उसने अपने पति से बोली होगी। इस कृति के पास घर गृहस्थी का कोई काम तो है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह खाली समझती है। बोलते समय स्वर की खींच साफ महसूस हो रही थी। जो फिर शिल्पा का भी वही रवैया, उसके बाद रश्मि का भी। यानी कृति से बात करने के लिए ना तो किसी के पास फुर्सत है और ना ही दिलचस्पी। सबकी सब आजकल उससे कतराने लगी हैं, जबकि ये तीनों तो किसी जमाने में उसके सबसे करीब हुआ करती थी। एक गहरी सांस भरकर कृति ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब किसी और को फ़ोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही। वह उठकर गैलरी में आ गई। नीचे की लॉन में बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे। ना जाने क्यों उसके मन में एक हुक सी उठी और आंखें भर आई। किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे थे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो कृति, और मैं भी। हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समझते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे ताकि हमारे बच्चों को कभी अकेलापन महसूस ना हो। समीर हंसते हुए अक्सर कृति को छेड़ता रहता था। बच्चों को अकेलेपन का दर्द महसूस ना हो कि चिंता करने वाले समीर की खुद की ही जिंदगी को अकेला करके सूनेपन की गर्त में धकेल आई थी कृति। लेकिन तब कहाँ सब सोच पाई थी कि वह एक दिन खुद इतनी अकेली हो जाएगी। कितना गिड़गिड़ाया था समीर, आखिर तक कितनी विनती की थी उसने, प्लीज़ कृति, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो गई, लेकिन मुझे एक मौका तो दे दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अब से शिकायत का कोई मौका ना मिले। समीर बार बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, उन गलतियों की जो वास्तव में गलतियाँ थी ही नहीं। छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी इच्छाएं थी जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है, जैसे उसके शर्ट का बटन लगा दिया जाए, बुखार से तपते और दुखते उसके माथे को पत्नी प्यार से सहला दे, कभी मन होने पर उसकी पसंद की कोई चीज़ बनाकर खिला दे वगैरह। लेकिन समीर की इन छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी कृति पूरी तरह से भड़क जाती थी। उसे इन्हें पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन शब्दों ने तब से उसका दिमाग खराब कर रखा था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान बन इन शब्दों के अर्थ भी तो कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे उसके दिलो दिमाग ने। मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी बुद्धि के और कार्यकुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी कृति ने। फिर एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ती कृति पैसे और पद की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई
कि आत्मसम्मान और अहंकार में फ़र्क करना ही भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन पर दिन बढ़ता गया कि वह बात बात में समीर की अवहेलना करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को आहत करने लगी। उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा करना कृति की आदत में शामिल हो गया। समीर चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वह जितना ज़्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था उतना ही ज़्यादा कृति का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। कृति को भड़काने में उसकी सहेलियों का सबसे बड़ा हाथ रहा। वे कृति की बातों या तो यूँ कहिए कि उसकी तकलीफ़ों को बड़े गौर से सुनती और समीर को भला बुरा कहकर कृति से सहानुभूति दर्शाती। इन्हीं सहेलियों ने उसे समीर से तलाक के लिए उकसाया। तब यही सहेलियाँ कृति को अपनी सबसे बड़ी चिंतक लगी थी। ये सब दौड़ दौड़ कर कृति के दुखड़े सुनने चली आती थी और उसके कान भरती थी। तू क्यों उसके काम करे? तू क्या उसकी नौकरानी या खरीदी हुई गुलाम है? तू साफ मना कर दिया कर। एक दिन जब समीर ने बाजार से ताज़ा टिंडा लाकर अपने हाथ से मसाले वाले भरवा टिंडे बनाने का अनुरोध किया तो कृति बुरी तरह बिफर गई कि वह अभी ऑफिस से थकी मंदी आई है और समीर उससे चूल्हे चौके का काम करने को कह रहा है। उस दिन कृति ने ना सिर्फ समीर को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, बल्कि साफ साफ यह भी कह दिया कि अब और उसकी गुलामी नहीं करेगी। आखिर वह भी इंसान है, कोई खरीदी हुई गुलाम नहीं है कि जब तब सिर उठाकर उसका हुक्म बजाती रहे। उसे इस गुलामी से छुटकारा चाहिए। समीर सन्न सा खड़ा रह गया। एक छोटी सी बात इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद वह बार बार माफ़ी मांगता रहा, पर कृति ना मानी। तो आखिर में कृति की खुशी के लिए उसने अपने आंसू पीकर तलाक के कागज़ों पर दस्तखत करके उसे मुक्त कर दिया। पर कृति क्या सचमुच मुक्त हो पाई? समीर के साथ जिस बंधन में बंध कर वह रह रही थी, उस बंधन में ही वह सबसे अधिक आज़ाद और अपनी मर्जी की मालिक थी। समीर के बंधन में जो सुरक्षा थी, उस सुरक्षा ने उसे समाज में सिर ऊंचा करके चलने की एक गौरवमयी आज़ादी दे रखी थी। तब उसके चारों ओर समीर के नाम का एक सुरक्षा कवच था, जो लोगों की बुरी दृष्टि को उसके पास तक फटकने भी नहीं देता था। तब उसने उस सुरक्षा कवच को पैरों की बेड़ी समझा था, उसकी अवहेलना की थी। लेकिन आज कृति को एहसास हो रहा है, उसी बेड़ी ने उसके पैरों को स्वतंत्रता से चलना बल्कि दौड़ना सिखाया था। समीर से अलग होने की खबर फैलते ही लोगों की उसके प्रति दृष्टि ही बदल गई थी। औरतें उससे ऐसे बिदकने लगी थी जैसे वह कोई जंगली जानवर हो और पुरुष उसके आसपास मंडराने के बहाने ढूंढते रहते। दो चार लोगों ने तो वक्त बेवक्त उसके घर पर भी आने की कोशिश की। वह तो समय रहते ही कृति को उनका इरादा समझ में आ गया, नहीं तो अब तो बाजार या कहीं भी आते जाते कृति को एक अजीब सा डर, असुरक्षा तथा संकोच हर समय घेरे रहता है। जबकि समीर के साथ रहते हुए उसे कभी कहीं पर भी जाने आने में किसी भी तरह का डर नहीं लगा था। वह पुरुषों से भी कितना खुलकर हंसी मजाक कर लेती थी, घंटों गप्पे मारती थी, पर ना तो कभी कृति को कोई झिझक हुई और ना ही साथी पुरुषों को। पर अब किसी भी परिचित पुरुष से बातें करते हुए वह अंदर से घबराहट महसूस करती है। हंसी मजाक तो दूर, परिचित औरतें खुद भी अपने पतियों को कृति से दूर रखने का प्रयत्न करने लगी हैं। भारती के पति विशाल से कृति पहले कितनी बातें, कितनी हंसी टिटोली करती थी। चारों जने अक्सर साथ ही में फिल्म देखने, घूमने फिरने और बाहर साथ साथ लंच या डिनर करने जाते थे। लेकिन कृति के तलाक के बाद एक दिन आरती ने अकेले में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अच्छा होगा तुम मेरे पति विशाल से दूर ही रहो। अपना तो घर तोड़ चुकी हो, अब मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। कृति स्तब्ध रह गई। इसके पहले तो आरती ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। आज क्या एक अकेली औरत द्वारा अपने पति को फंसा लिए जाने का डर उस पर हावी हो गया? आरती ने तो पूरी तरह से उससे संबंध खत्म कर लिए। आनंदी, रश्मि, शिल्पी का रवैया भी दिन पर दिन रूखा होता जा रहा है। वे भी अब उससे कन्नी काटने लगी है। उन्होंने पहले की तरह अब अपनी शादी या बच्चों की सालगिरह पर कृति को बुलावा देना बंद कर दिया।
कहा तो यही चारों जब तक कृति को घेरे रहती थी। कृति को पता ही नहीं चला कि कब से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 4 साल हो गए उसे तलाक लिए। शुरू के साल भर तो उसे लगा था कि जैसे वह कैद से आज़ाद हो गई, अब वह अपनी मर्जी से रहेगी। पर फिर 1.5-2 साल होते होते वह अकेली पड़ने लगी। ना कोई हंसने बोलने वाला, ना साथ देने वाला। सारी सहेलियां अपने पति बच्चों में व्यस्त होती गई और कृति अकेली पड़ती गई। आज उसे स्वतंत्रता, अपनी नौकरी, पैसा सब कुछ बेमानी सा लगता है। अकेले तन्हा जिंदगी बिताना कितना भयावह और दुखद होता है। लोगों के भरे पूरे परिवार वाला घर देखकर कृति का अकेलापन का एहसास और भी अधिक बढ़ जाता और वह परेशान सी हो जाती। अपनी पढ़ाई का उपयोग उसने कितनी गलत दिशा में किया। स्वभाव में नम्रता की बजाय उसने अहंकार को बढ़ावा दिया और उसी गलती की कीमत अब वह चुका रही है। सोचते सोचते कृति सुबकने लगी। खाना खाने का मन नहीं हुआ उसका। दोपहर 2 बजे उसने सोचा घर बैठने से अच्छा है अकेले ही फिल्म देख आए। फिर वह फिल्म देखने पहुंच ही गई। फिल्म के इंटरवल में कुछ परिचित आवाज़ों ने सुमिता का ध्यान आकर्षित किया। देखा तो नीचे दाईं ओर आनंदी अपने पति और बच्चों के साथ बैठी थी। उसकी बेटी रिंकू चहक रही थी। सुमिता को समझते देर नहीं लगी कि आनंदी का पहले से प्रोग्राम बना हुआ होगा। उसने कृति को टालने के लिए ही रिंकू की तबीयत का बहाना बना दिया। आगे की फिल्म देखने का मन नहीं किया उसका, पर खिन्न मन लिए वह बैठी रही। अगले दिन ऑफिस में भी वह गुमसुम सी रही। उसकी और समीर की पुरानी दोस्त और सहकर्मी कोमल कई दिनों से देख रही थी कि कृति उदास और बुझी बुझी रहती है। कोमल समीर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। तलाक से पहले कोमल ने कृति को बहुत समझाया था कि वह गलत कर रही है, मगर तब कृति को कोमल अपनी दुश्मन और समीर की अंतरंग लगती थी, इसलिए उसने कोमल की एक नहीं सुनी। समीर से तलाक के बाद फिर कोमल ने भी उससे बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन आज कृति की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे तो कोमल अपने आप को रोक नहीं पाई। वह कृति के पास जाकर बैठी और बड़े प्यार से उससे पूछा, क्या बात है कृति, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। उसने सहानुभूतिपूर्ण स्वर और स्पर्श से कृति के मन में जमा गुबार आंसुओं के रूप में बहने लगा। कोमल बिना उससे कुछ कहे ही समझ गई कि उसे अब समीर को छोड़ देने का दुख हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कृति कि समीर को छोड़ने की गलती मत कर, लेकिन तुमने अपनी उन शुभचिंतकों की बातों में आकर मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं तुम्हें दुश्मन लगती थी। आज छोड़ गई ना तुम्हारी सारी सहेलियां तुम्हें अकेला। कोमल ने कड़वे स्वर में कहा। बस करो कोमल, अब मेरे दुखी मन पर और तीर न चलाओ, कृति रोते हुए बोली। मैं पहले से ही जानती थी कि वे सब बिना पैसे का तमाशा देखने वालों में से हैं। तुम उन्हें खूब पार्टियां देती थी, घुमाती फिराती थी, होटलों में लंच देती थी, इसलिए सब तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती थी। तब तुम्हें उनसे दोस्ती रखने में अपना फ़ायदा नज़र आता था, लेकिन आज तुम जैसी अकेली औरत से रिश्ता बढ़ाने में उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम मौका देखकर उनके पति को ना फंसा लो। बस इसलिए वे सतर्क हो गई और तुमसे दूर रहने में ही उन्हें समझदारी लगी। कोमल का स्वर अब भी कड़वा था। कृति अब भी चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। और तुम्हारे बारे में पुरुषों का नज़रिया औरतों से बिल्कुल अलग है। पुरुष हर समय तुमसे झूठी सहानुभूति जताकर तुम पर डोरे डालने की फिराक में रहते हैं। अकेली औरत के लिए इस समाज में अपनी इज्जत बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अब तो हर कोई अकेले में तुम्हारे घर आने का मंसूबा बनाता रहता है। कोमल का स्वर कृति की हालत देखकर अब कुछ नम्र हुआ। मैं सब समझ रही हूँ कोमल, मैं खुद परेशान हो गई हूँ ऑफिस के पुरुष, सहकर्मियों और पड़ोसियों के व्यवहार से। कृति आंसू पोंछकर बोली। तुमने समीर से सामंजस्य बिठाने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया, थोड़ा सा भी धीरज नहीं रखा साथ चलने के लिए। अपने अहम पर अड़ी रही। समीर को समझाने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया। तुमने पति पत्नी के रिश्ते को मजाक समझा, कोमल ने कठोर स्वर में कहा। फिर कृति के कंधे पर हाथ रखा और अपने नाम के अनुरूप कोमल स्वर में बोली, समीर तुझसे सच्चा प्यार करता है, तभी 4 साल से अकेला है। उसने दूसरा ब्याह नहीं किया, वह आज भी तेरा इंतज़ार कर रहा है।
कल मैं और केशव उसके घर गए थे। देखकर मेरा तो दिल सच में भर आया कृति। समीर ने डाइनिंग टेबल पर अपने साथ एक थाली तेरे लिए भी लगाई थी। वह आज भी अपने परिवार के रूप में बस तेरी ही कल्पना करता है और उसे आज भी तेरा इंतज़ार ही नहीं बल्कि तेरे आने का विश्वास भी है। इससे पहले कि वह मजबूर होकर दूसरी शादी कर ले, उससे समझौता कर ले, वरना उम्र भर पछताती रहेगी। उसके प्यार को देख छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दे। हम यही गलती करते हैं कि प्यार को नज़रअंदाज करके छोटी मोटी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं और अपना रिश्ता अपना घर तोड़ लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि घर के साथ साथ हम स्वयं भी टूट जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर कोमल चुप हो गई और कृति की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। समीर मुझे माफ़ करेगा क्या? कृति उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। समीर के प्यार पर शक मत कर, तू सच बता। समीर के साथ गुजारे हुए 3 सालों में तू ज़्यादा खुश थी या उससे अलग होने के बाद के 4 सालों में तू ज़्यादा खुश है? कोमल ने कृति से सवाल पूछा, जिसका जवाब उसके चेहरे की मायूसी ने ही दे दिया। लौट जा कृति, लौट जा। इससे पहले कि ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाए, अपने घर लौट जा। 4 साल के अकेलेपन की बहुत सज़ा भुगत चुके हो तुम दोनों। समीर के मन में तुझे लेकर कोई गिला नहीं है। तू भी अपने मन में कोई पूर्वाग्रह मत रख और आज ही उसके पास चली जा। उसके घर और मन के दरवाजे आज भी तेरे लिए खुले हैं, कोमल ने कहा। घर आकर कृति कोमल की बातों पर गौर करती रही। सचमुच अपने अहंग के कारण नारी शक्ति के नाम पर इस अलगाव का दर्द भुगतने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन की सार्थकता रिश्तों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। तलाक के बाद उसे यह भलीभांति समझ में आ गया है। स्त्री की इज्जत घर और पति की सुरक्षा देने वाली बाहों के घेरे में ही है। फिर अचानक ही कृति समीर की बाहों में जाने के लिए मचल उठी। समीर के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। समीर रात में अचानक ही उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कृति बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई और समीर ने उसे कसकर अपनी बाहों में अपने सीने से लगा लिया। दोनों देर तक आंसू बहाते रहे। मनों का मैल और 4 सालों की दूरियां आंसुओं से धुल गए। बहुत देर बाद समीर ने कृति को अलग करते हुए कहा, मेरी तो कल छुट्टी है, पर तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना, चलो अब सो जाओ। मैंने नौकरी छोड़ दी है समीर, कृति ने कहा। छोड़ दी है? पर क्यों? समीर ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे ढेर सारे बच्चों की परवरिश करने की खातिर, कृति ने शर्माते हुए कहा तो समीर हंस पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए अपने कमरे की ओर चल पड़े। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।